इस लेक्चर के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऑफ इंडियन जुडिशरी डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो इंडियन जुडिशरी है, जो इंडिया में कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर कैसा है। मतलब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से केसेस को फाइल किया जाता है, किस तरीके से हियरिंग का स्केड्यूल तय किया जाता है कि आपकी सुनवाई जो है इस डेट को होनी है, और किस तरीके से जजमेंट्स को डिलीवर किया जाता है। तो किस तरीके से जो इंडियन जुडिशरी है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर कैसा है जिससे कि वो स्मूथली काम कर सके। ऐसा तो नहीं है ना कि एक महीने पहले केस आ रहा है और उसके ऊपर जुडिशरी अपना सुनवाई कर रही है, और एक 20 साल पहले का केस है और उसके ऊपर अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया गया है, अभी उस केस का कोई उसको रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके तहत, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है जिसके तहत जो है इंडियन जुडिशरी काम करती है, और इंडियन जुडिशरी जिससे स्मूथली काम कर सकती है। मतलब एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, हड़बड़ाहट से काम थोड़ी ना चलेगा। या फिर ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक केस ऐसा था जो अर्जेंट मैटर था, जिसको कोर्ट को जल्दी डिसाइड करना चाहिए था, जल्दी उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए था, लेकिन उस केस को जो है 20 साल लटका दिया जाता है। और एक ऐसा केस जो कि ऑर्डिनरी केस था, इतना जल्दी अर्जेंट मैटर नहीं था, लेकिन उसको जल्दी उसकी सुनवाई की जा रही है। तो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है इंडियन जुडिशरी का। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो है ये कहां पे डिफाइन किया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये डिफाइन किया गया है। जो हमारा सीपीसी है 1908 का, उसके अंदर, या फिर जो हमारा सीआरपीसी है 1973 का, उसके अंदर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो है इंडियन जुडिशरी का वो डिफाइन किया गया है, या वहां से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है उसको निकाला जाता है। तो क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फाइलिंग ऑफ केसेस होती है। मतलब कि अगर कोई केस है, अगर दो लोगों के बीच कोई डिस्प्यूट है, तो सबसे पहले उसको कोर्ट के अंदर फाइल करना है आपको जाके। तो सबसे पहला आपका प्रोसीजर होता है फाइलिंग ऑफ केसेस। अब इसका इनिशियल प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जुरिस्डिक्शन क्लैरिटी होनी चाहिए। जुरिस्डिक्शन क्लैरिटी का मतलब ये है कि क्या आपका केस सिविल केस है या फिर आपका केस क्रिमिनल केस है। अगर सिविल केस आपका होगा तो आपको सिविल कोर्ट में जाना है, अगर क्रिमिनल केस आपका होगा तो आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना है। तो बेसिकली जुरिस्डिक्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो केस है वो कौन से एरिया में है, तो उसी एरिया का कोर्ट जो है उस केस को डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझ पे एफआईआर लग जाती है, उधमपुर पुलिस स्टेशन के द्वारा मुझ पे एफआईआर लगाई जाती है, अब मेरा केस हरियाणा में थोड़ी ना कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा। मतलब उधमपुर में मेरी अगर एफआईआर लग रही है मुझ पे, तो उधमपुर के किसी कोर्ट के अंदर ही मेरा केस डिसाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ स्टेट मुझे वहां पे मेरा केस डिसाइड किया जाएगा। तो आपकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब कि आपका जहां का केस है वहां पे कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वहीं पे आपका केस फाइल होना चाहिए। तो जुरिस्डिक्शन क्लैरिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका केस है कौन सा, सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है। सिविल होगा सिविल कोर्ट में चले जाओ, क्रिमिनल होगा क्रिमिनल कोर्ट में चले जाओ। अगर उधमपुर में केस है तो उधमपुर के मतलब उधमपुर जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है वहीं पे आपको केस को फाइल करना होगा। उसके बाद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आपकी जुरिस्डिक्शन क्लैरिटी आपको पता चल गई कि मेरा सिविल केस था, आप सिविल कोर्ट के अंदर चले गए और आप उधमपुर के किसी कोर्ट के अंदर चले गए जहां पे आपका मतलब ज्योग्राफिकल जो आपका एरिया है, जहां का आपका केस था वो उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता था। तो पहला अपना स्टेप फॉलो कर दिया। अब दूसरा है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। मतलब जितने भी एफिडेविट्स वगैरह होते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोर्ट की, जितने भी एविडेंसेस हैं, वो आपको जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो जो लिटिगेंट्स होते हैं, लिटिगेंट्स मतलब जिन्होंने केस फाइल करना है, या फिर जो आपका वकील होगा, वो जो है सारे के सारे एफिडेविट्स जो कोर्ट के द्वारा मांगे जाते हैं, सारे के सारे एविडेंसेस जो आपके क्लेम को सपोर्ट करते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपकी कोई नॉमिनल जो फीस रहती है कोर्ट की, वो आपको सबमिट करनी है। मतलब थोड़ी बहुत जो कोर्ट की फीस होती है वो भी आपको भरनी है। तो ये इनिशियल प्रोसेस सबसे पहले आपको फॉलो करना है केस को फाइल करते वक्त। उसके बाद प्रोसीजरल एग्जामिनेशन होता है। जैसे ही आपने केस को फाइल कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फीस भी सबमिट कर दी, उसके बाद जो आपका जो केस था वो स्क्रूटनी के मतलब अंडरगो जाएगा। किसमें? स्क्रूटनी में जाएगा। स्क्रूटनी का मतलब ये है कि उसको देखा जाएगा कि क्या सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया है, क्या जुरिस्डिक्शन क्लैरिटी है, क्या सिविल केस अगर था तो सिविल कोर्ट में ही जो है वो उसको फाइल किया गया है, क्या सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया गया है, क्या एफिडेविट सबमिट किए गए हैं, क्या फीस पे की गई है। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी। अगर कोई कमी पाई जाती है तो दोबारा से जो पैटिशनर होगा जिसने केस फाइल किया है उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, उसको दोबारा से सुधार सकता है। तो प्रोसीजरल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है
कि जो आपका इनिशियल प्रोसेस था क्या वो फॉलो हुआ है, क्या कोर्ट फीस आपने दी है, क्या आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है, क्या आपकी जुरिस्डिक्शन क्लैरिटी थी, मतलब कि सिविल केस अगर था तो क्या सिविल कोर्ट में ही वो गया है, या फिर आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है क्या उसी कोर्ट में केस फाइल किया गया है या फिर दूसरे कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है। जिससे कि ये प्रोसीजरल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, जिससे कि जो ओवरलोड है कोर्ट्स के ऊपर उसको बचाया जा सके। ऐसा नहीं है ना कि कोई नहीं रहे मैं केस जो है वो केस फाइल कर रहा है कोर्ट के अंदर। जैसे ही प्रोसीजरल एग्जामिनेशन हो जाता है, जैसे ही आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि क्या आपने प्रोसेस फॉलो किया है, उसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है आपके केस की या फिर लिस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, वंस अ केस पास प्रोसीजरल स्क्रूटनी इट इज रजिस्टर्ड। सबसे पहले जैसे ही आपका केस जो है वो प्रोसीजरल एग्जामिनेशन से निकल गया, मतलब प्रोसीजरल एग्जामिनेशन उसने पास कर दिया, उसके बाद क्या है आपके केस को जो है वो रजिस्टर कर दिया जाएगा, किसी कोर्ट की जो रजिस्ट्री फाइल होगी वहां पे रजिस्टर कर दिया जाएगा और आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जिससे कि आप अपने केस को ट्रैक कर सकें। मतलब कि आपको एक नंबर दिया जाएगा आपके केस का, जिससे कि आप अपने केस को ट्रैक कर सकें, आप अपने केस को जो है फाइंड आउट कर सकें कि मेरा ये केस है। मतलब बहुत ज्यादा फाइलें होंगी कोर्ट के अंदर पड़ी हुई, तो क्या पता किसी को कि कौन सा केस है। तो बेसिकली आपको एक और नंबर दिया जाता है जिससे कि आप उसको अपने केस को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद लिस्टेड, तो क्या किया जाता है कि उसके बाद कोर्ट क्या करता है कि हियरिंग स्केड्यूल को प्रिपेयर करता है अर्जेंसी और नेचर के अकॉर्डिंगली। मतलब कि उसके बाद जैसे ही आपका केस रजिस्टर हो गया, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, हियरिंग स्केड्यूल प्रिपेयर करेगा। मतलब कि आपकी हियरिंग डेट कब होगी, आपकी सुनवाई कब होगी। तो जैसे 15 दिन की, 1 महीने की तारीख डाली जाती है, आपने सुना होगा ना कि मुझे तारीख पे जाना है, वो हियरिंग होती है। तो बेसिकली आपका हियरिंग स्केड्यूल तय किया जाता है अर्जेंसी और नेचर ऑफ केस के बेसिस के ऊपर। अगर आपका अर्जेंट मैटर है, मतलब कि अगर आपका केस अर्जेंट है तो उसमें जो है वो कम तारीख डाली जाएगी, हो सकता है कि 7 दिन की या 15 दिन की तारीख डाली जाए, क्योंकि आपकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और अगर केस आपका ऑर्डिनरी केस है या फिर इतना अर्जेंट केस नहीं है तो हो सकता है कि उसमें 2 महीने की भी हियरिंग डेट जो है, हियरिंग स्केड्यूल जो है डाला जाए। तो इस तरीके से आपके केस को लिस्ट किया जाता है। उसके बाद केस प्रायोरिटाइजेशन, जो अर्जेंट मैटर्स हैं और जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं इनको जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है। जो अर्जेंट मैटर्स हैं, फॉर एग्जांपल रेप के रिलेटेड कोई मैटर है या किसी की लाइफ के रिलेटेड कोई मैटर है या फिर हैबस कॉर्पस जैसे रिट्स यहाँ पे इशू होनी है, तो उनको जो है वो पहले देखा जाता है। तो आपका मैटर अगर अर्जेंट है तो उसको पहले देखा जाएगा। अगर ऑर्डिनरी केस है, अगर कोई जमीन का मसला है तो उसको जैसे काम चलता है पहले से वैसे ही चलेगा। उसके बाद थर्ड आता है इशुएंस ऑफ नोटिस एंड समन्स। जैसे ही आपके केस की रजिस्ट्रेशन हो गई, हियरिंग स्केड्यूल तय हुआ, उसके बाद क्या किया जाता है, टू इंश्योर ऑल पार्टीज आर इन्फॉर्म्ड कोर्ट इशू नोटिस एंड समन्स। तो नोटिस और इशू समन किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। मतलब कि सबसे पहले कोर्ट जो है नोटिस इशू करेगा। मतलब कि अगर आपने अपने पड़ोसी के ऊपर केस कर दिया, अब पड़ोसी को थोड़ी ना पता है कि उसके ऊपर केस कर दिया है, तो पड़ोसी को इन्फॉर्म किया जाएगा, नोटिफाई द अपोजिट पार्टी अबाउट केस। पड़ोसी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है वो केस फाइल किया गया है। और उसके बाद क्या होगा, समन्स भी इशू किए जाते हैं, रिक्वायर विटनेस एंड पार्टीज टू अपीयर इन कोर्ट, कि जितनी भी गवाहियां हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, ये जो अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ आपने केस डाला है उसको भी कोर्ट में अपीयर होना है, या फिर जितनी भी गवाहियां हैं उनको कोर्ट में अपीयर होना है। तो समन्स इशू किए जाते हैं कि जितनी भी गवाहियां हैं, जो अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ केस किया गया है, उनको जो है वो कोर्ट में अपीयर होना है। अब ये जो नोटिस और समन्स है, ये पहले क्या किया जाता है, पहले क्या किया जाता था ट्रेडिशनल अगर हिसाब से मैं आपको बताऊं तो पोस्ट ऑफिस के तहत जो है वो नोटिस भेजे जाते थे अपोजिट पार्टी को, या फिर जो समन्स है वो पोस्ट ऑफिस के तहत भेजे जाते थे। लेकिन आज डिजिटल दौर है, तो आज जो है ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एसएमएस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि ई कोर्ट्स, मतलब हम देखते हैं कि कोर्ट की कई सारी वेबसाइट्स हैं, वहां से जो है वो नोटिस और समन्स इशू किए जाते हैं। तो इस तरीके से नोटिस और समन्स भी जो है वो कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं। उसके बाद हम फोर्थ इसके अंदर देखते हैं हियरिंग एंड केस मैनेजमेंट। तो कोर्ट्स के द्वारा जो है वो हियरिंग पे लोगों को बुलाया जाता है, मतलब तारीख डाली जाती है और उस तारीख पे जो पार्टीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे केस मैनेजमेंट भी एक प्रॉपर तरीके से की जाती है, जैसे कि प्लीडिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले क्या होगा, दोनों पार्टीज़ जो होंगी, अगर ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर ए और बी के बीच में जो केस चल रहा है, तो क्या करना है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो
अपने जो सबमिशंस है, रिटन सबमिशंस हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेंगी। मतलब कि पार्टी ए भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देगी, पार्टी बी भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देगी, या फिर पार्टी ए का जो वकील होगा वो बहस करेगा और पार्टी बी का वकील भी बहस करेगा। तो इस तरीके से जो है वो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे। या फिर कोई सबमिशंस अगर डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सबमिशंस ऑफ एविडेंस, उसके बाद दोनों पार्टीज अपने अपने प्रूफ देंगी, अपने अपने एविडेंसेस देंगी, जो भी उनके पास एविडेंसेस हैं, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर विटनेस है, कोई गवाही है या फिर कोई ओपिनियंस अगर उनके पास है तो वो सबमिट करेंगी। तो सबमिशन ऑफ एविडेंसेस किया जाएगा, मतलब जो सबूत है वो सामने रखे जाएंगे। अगर ए के पास ज़्यादा सबूत हो गए और बी के पास अगर सबूत नहीं है तो ए यहाँ पे जीत जाएगा। तो बेसिकली दोनों को सबूत यहाँ पे रखने हैं, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे अपने रखने हैं, ओपिनियंस रखने हैं, जो भी उनके पास कोई गवाही है वो भी उनको सामने रखनी है कोर्ट के। उसके बाद क्या होता है, इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। तो जब तक कोर्ट की फाइनल जजमेंट ना आ जाए तब तक जो है दोनों पार्टीज को इंटरिम थोड़े समय के लिए रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए और बी का केस चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेके केस चल रहा था, या फिर मैं ये कहूं कि ए क्या कर रहा था, ए एक शॉप बिल्ड कर रहा था, एक दुकान बना रहा था बी की प्रॉपर्टी में, राइट। अब ए जो है ये कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन बी कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे क्या शॉप का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब क्या किया जाएगा, कोर्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए, जब तक कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए तब तक ये जो शॉप का काम चल रहा था इसके ऊपर स्टे लगवा देगा कि जैसे मतलब आपका काम जो चल रहा था उसको यहीं पे रोक दो, स्टे लगा दो, जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आएगी तब तक जो है वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है वो इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है या फिर इंजक्शंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ हम इसके अंदर देखते हैं डिलीवरी ऑफ जजमेंट्स। जब सारी की सारी हियरिंग्स हो गई, उसके बाद जो है आर्ग्यूमेंट्स पेश हो गए, एविडेंसेस को सबमिट कर दिया गया, दोनों पार्टीज के पास जो सबूत थे, जो आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों वकीलों के पास, जब वो कोर्ट के सामने आ गए उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद जजेस जो है वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद, एविडेंसेस को सुनने के बाद, सबूत देखने के बाद जजेस क्या करेंगे, अपनी जजमेंट्स को डिलीवर करेंगे, अपना जो है फैसला सुनाएंगे। अब फैसला कैसे सुनाया जाता है, सबसे पहले जजेस क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि जजेस पहले अपना फैसला लिखते हैं। जजेस राइट रीजन जजमेंट्स एक्सप्लेनिंग देयर डिसीजंस। तो प्रॉपर तरीके से जजेस पहले अपना फैसला लिखते हैं, उसके अंदर बताते हैं कि लीगली मतलब कि वो लॉजिकली प्रूफ होना चाहिए ना। मतलब जज जो अपना फैसला लिखेगा वो ऐसे नहीं है ना हवा में उसने लिख दिया है या फिर किसी पक्ष में अननेसेसरली उसने जो है वो फैसला दे दिया है। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, जजेस क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से लॉजिक से लीगल जो एविडेंसेस हैं उनको देखने के बाद, कानून को देखने के बाद प्रॉपर तरीके से अपना फैसला लिखेगा, अपनी जजमेंट्स लिखेगा। मतलब रीजन जजमेंट्स वो होंगी, ऐसा नहीं है कि हवा में जजमेंट्स दी है, उसके अंदर प्रॉपर रीजन होगा, रैशनैलिटी के बेसिस के ऊपर होगी, अनबायसनेस उसके अंदर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली या कानून के अकॉर्डिंगली वो जजमेंट्स लिखी जाएंगी और क्यों वो जजमेंट्स दी जा रही है वो भी जज उसका कारण भी वहां पे लिखेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोनाउंसमेंट होगी। प्रोनाउंसमेंट मतलब जजेस जो है फिर अपनी जजमेंट्स को जो है वो डिलीवर करेंगे ओपनली, कोर्ट के अंदर ओपनली जो है अपनी जजमेंट्स डिलीवर की जाएंगी। दोनों पार्टीज वहां पे बैठी होंगी, दोनों पार्टीज के वकील वहां पे बैठे होंगे और उसके बाद अपनी जो जजमेंट्स हैं, जो कोर्ट का फैसला है, जज अपना फैसला सुनाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। और उसके बाद कुछ कोर्ट्स की, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करूं तो उनकी जो जजमेंट्स हैं वो ऑनलाइन भी पब्लिश होती हैं ताकि जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं या जो लोग जजमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, अपनी जजमेंट्स को ऑनलाइन भी पब्लिश करते हैं। अब इस तरीके से ये जो प्लीडिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, सबसे पहले जो है दोनों पार्टीज अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगी, फिर अपने एविडेंसेस को सबमिट करेंगी। इसके लिए कोर्ट प्रॉपर टाइमलाइन भी देते हैं कि इस टाइम के अंदर तुम आर्ग्यूमेंट्स पेश करोगे, इस टाइम के अंदर तुम एविडेंसेस को सबमिट करोगे, ताकि अननेसेसरली केस ज्यादा ना लटक जाए। ऐसा ना हो कि एडजॉर्नमेंट्स हो रही है, आज सुनवाई होनी थी इस मैटर के ऊपर, आज चार्जेस के ऊपर बहस होनी थी, लेकिन दोनों पार्टीज प्रेजेंट ही नहीं थी, या फिर एक वकील ने क्या कर दिया, एडजॉर्नमेंट डाल दिया। तो ऐसा ना हो कि अननेसेसरली डिले हो, इसलिए दोनों पार्टीज जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स जो सबमिट करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट की जाती है, या फिर एविडेंसेस आपको इतने समय के अंदर सबमिट करने हैं, गवाही आपको इस तारीख पे पेश करनी है तो करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स होता है। अब जज ने अपना फैसला सुना दिया, इसके पक्ष में सुनाया, ए के पक्ष में सुनाया या बी के पक्ष में सुनाया, जो भी फैसला जज ने सुनाया उसके बाद क्या होगा अगर वो फैसला सिविल मैटर्स के अंदर है, अगर वो सिविल मैटर था तो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अगर कोर्ट ने कहा कि
जो ए शॉप बना रहा था वो इलीगली बना रहा था बी की जगह पे, तो ये जो ए है वो जल्दी से ये जो जिस जगह पे अपनी शॉप बना रहा है ये यहां से ये जमीन जो है वो बी को वापस कर दे। मतलब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ए जो शॉप बिल्ड कर रहा था बी की जमीन के ऊपर ये इसको वापस कर दे, या फिर मॉनेटरी कंपनसेशन जो मुआवजा वगैरह अगर देना है, या फिर मुआवजा वगैरह अगर कोर्ट कहता है कि मुआवजा वगैरह या फिर कंपनसेशन जो है दूसरी पार्टी को दिया जाए, तो इन सब ऑर्डर्स को जो है वो फॉलो करना होता है पार्टीज को। अगर फॉलो नहीं करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो आप, इट मीन्स यू आर कंटेम्प्टिंग द कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाता है तो आपको पनिशमेंट्स भी दी जा सकती हैं। पुलिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा अगर आप कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हो। उसके बाद क्रिमिनल मैटर्स के अंदर अगर कोई क्रिमिनल मैटर था तो उसके अंदर कोई अगर किसी को सजा दी गई है तो जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स हैं जिसको अगर सजा दी गई है तो कोर्ट ये इंश्योर करता है कि वो अपनी सजा जो है वो भुगतने के लिए चला जाए। उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला था, जजमेंट कोर्ट ने दे दी, उसको इन्फोर्स भी करवा दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि जज ने गलत फैसला दिया है, जज का फैसला सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपील्स जो है वो फाइल कर सकते हो, रिव्यूज या रिविजन्स आगे हो सकती है। अपील्स, सबसे पहले अपील्स के अंदर क्या होता है कि अगर मुंसिफ कोर्ट ने या फिर फॉर एग्जांपल सीजीएम कोर्ट जो है चनैनी का, सीजीएम कोर्ट जो है चनैनी का, वहां पे आपको फैसला सुनाया गया तो आप यहां से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे मूव कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो इस फैसले के अगेंस्ट कि जो फैसला सुनाया गया वो जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है, या फिर वो जो है वो जो फैसला सुनाया गया वो गलत था। अगर आपको लगता है कि आपको अपील्स फाइल करनी है तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हो। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से भी आप सहमत नहीं हो तो आप फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट के फैसले से भी आप सहमत नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपील्स फाइल कर सकते हो। या फिर रिव्यू पेटिशंस होती हैं, मतलब उसी कोर्ट को आप रिक्वेस्ट करते हो दोबारा कि जो कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसको रिकंसीडर किया जाए, ताकि अगर कोई एरर्स हो गए हैं, अगर कोई गलती हो गई है कोर्ट से, या फिर कोई एरर्स अगर उसके अंदर है, या कोई नया एविडेंस, नया सबूत पेश किया जाता है, तो दोबारा से आप क्या कर सकते हो, रिव्यू पेटिशंस डाल सकते हो। जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी कोर्ट को आप दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपने जो फैसला सुनाया है उसको दोबारा से रिकंसीडर किया जाए, उसके ऊपर दोबारा से जो है उसको देखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि कोई अगर गलती हो गई थी कोर्ट से, या फिर आपने कोई नया सबूत दे दिया, तो उसके बाद जो है रिव्यू पेटिशन आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद रिविजन्स इसके अंदर होती हैं। रिविजन्स के अंदर क्या होता है, जो हायर कोर्ट है, फॉर एग्जांपल जो सीजीएम कोर्ट है चनैनी का, इसने एक फैसला सुनाया, या फिर सीजीएम कोर्ट जो है इससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या मांग, किस चीज की मांग कर सकता है, रिकॉर्ड्स की मांग कर सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि सीजीएम कोर्ट ने कोई गलत फैसला सुनाया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सीजीएम कोर्ट से क्या कर सकता है, मतलब कि रिकॉर्ड्स को मांग सकता है कि अपने रिकॉर्ड्स दिखाओ, आपने जो जजमेंट्स डिलीवर की है वो हमें दिखाओ। कहने का मतलब ये है, मान लो एक साल के अंदर जो सीजीएम कोर्ट था चनैनी का, चनैनी के सीजीएम कोर्ट ने अपने 10 केसों के ऊपर सुनवाई की, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो जो हायर कोर्ट होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जो सीजीएम कोर्ट के ऊपर है, ऊपर वाला कोर्ट है, वो उस कोर्ट से मांग सकता है कि आप रिकॉर्ड दिखाओ, जो आपने 10 फैसले सुनाए हैं वो हमें दिखाओ, ताकि वहां पे ये इंश्योर किया जाए कि क्या लीगली वो वैलिड थे, क्या सही तरीके से वो फैसले सुनाए गए थे, या कोर्ट ने उसके ऊपर गड़बड़ी की है, या कोर्ट ने वहां पे जो है वो अनबायस तरीके से किसी पक्ष में फैसला सुनाया है। तो इस तरीके से कि क्या कानून के हिसाब से, क्या लॉजिकली या रीजनड जजमेंट्स वहां पे जो लोअर कोर्ट है उसने दी है या नहीं दी है, तो ये जो रिविजन्स का प्रोविजन है ये भी यहाँ पे होता है। उसी के साथ साथ हमारे पास स्पेशल लीव पेटिशन आती है। स्पेशल लीव पेटिशन आर्टिकल 136 के अंडर आती है। तो इस स्पेशल लीव पेटिशन के अंदर क्या होता है, आपको अगर किसी भी कोर्ट के अंदर फैसला सुनाया जाता है, आप किसी भी कोर्ट के फैसले को जो है वो चैलेंज कर सकते हो, और आप एक स्पेशल लीव जो है उसकी पेटिशन डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी फैसले के ऊपर जो है वो किसी भी मैटर के ऊपर सुनवाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो चनैनी का कोर्ट है, वहां से उस कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, तो मैं स्पेशल लीव पेटिशन को फाइल करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, इस केस के ऊपर जो है अपनी जुरिस्डिक्शन लेनी चाहिए, या इस केस के ऊपर आपको सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस को अपने अंडर ले ले, सुप्रीम कोर्ट अगर ना चाहे तो उस केस को जो है अपने अंडर वो नहीं भी ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो बहुत नीचे वाला कोर्ट है, जो सीजीएम कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
उसके फैसले या उसके मैटर्स जो है डायरेक्टली अपने पास ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो वैसा ही मैटर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है। तो उस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस मैटर को अपने अंडर ले सकता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। तो बेसिकली जैसे ऐसे प्रोसीजर क्या होता है, अगर आपको लोअर कोर्ट ने फैसला दिया तो आपको उस कोर्ट के ऊपर वाले कोर्ट में जाना होगा अपील फाइल करके। फॉर एग्जांपल जो सीजीएम कोर्ट था चनैनी का, उसने आपको फैसला दिया तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया आप हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट ने फैसला दिया आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन स्पेशल पिटीशन में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपका जो फैसला था वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर सुनवाई करनी चाहिए, तो किसी भी कोर्ट से, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, वहां से आपका जो फैसला था या आपका जो मैटर था उसको आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इट्स नॉट योर फंडामेंटल राइट, इट डज नॉट कन्फर एनी फंडामेंटल राइट टू यू दैट इट्स नॉट योर फंडामेंटल राइट कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली उसके ऊपर सुनवाई करनी चाहिए, या अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं करनी चाहिए तो नहीं करेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन बाकी जो केसेस हैं उसके केस में तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन का एक प्रोविजन है जिसके तहत तुम जा सकते हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि तुम्हें आना चाहिए, वैसा ही अगर वो मैटर है, अगर कोई अर्जेंट मैटर है या काफी इंपॉर्टेंट मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है आपका जो लीव था, आपका जो पिटीशन था उसको एक्सेप्ट कर सकता है। सो आपको ये याद रखना है, इट डज नॉट कन्फर एनी फंडामेंटल राइट ऑन यू, it does not confer any fundamental right on you, that you do not hold any fundamental right to directly approach supreme court in case कि तुम्हारा अगर कोई लोअर कोर्ट से फैसला आता है। तो ये था सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर इंडियन जुडिशरी का। तो बेसिकली इंडियन जुडिशरी के अंदर कई सारे चैलेंजेस आज हैं। जैसे आज क्या हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन को जुडिशरी के अंदर डाला जा रहा है। ई कोर्ट्स हम देखते हैं, ई कोर्ट्स के अंदर तुम फाइलिंग कर सकते हो, अपना जो केस है उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा केस किसी कोर्ट के अंदर चल रहा है तो मैं चेक कर सकता हूँ कि इसका भी स्टेटस क्या चल रहा है, ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है जुडिशरी के अंदर। लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि हमारे पास जजेस की कमी है। हम देखते हैं कि 27 जज जो है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर है। मतलब कि 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर सिर्फ 27 जजेस हैं। लेट मी चेक इट अगेन। हाँ, 27 जजेस नहीं है, 21 जजेस हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। मतलब कि हम देखते हैं कि 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर कितने जजेस हैं, 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 21 जजेस हैं, 21 जजेस, राइट। अगर हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम जजेस हैं। मतलब 10 लाख पॉपुलेशन को 21 जजेस हैंडल कर रहे हैं, 21 जज हैंडल कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हर तीसरे आदमी का कोई केस चल ही रहा होता है कोर्ट के अंदर। तो 5-6 अगर लाख लोगों का कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, 5-6 लाख लोगों का, तो 21 जज कैसे हैंडल करेंगे उसको। तो ये एक प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ पे सुनवाई की जाएगी, कोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, और जो फाइलिंग का प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो कई सारे चैलेंजेस हैं, उनसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब उन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना पड़ेगा ताकि सभी को जो है वो जस्टिस मिल सके। अभी हम देखते हैं कि जस्टिस जो है वो काफ़ी महंगा है, एक्सपेंसिव है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि फ्री लीगल एड का प्रोविज़न है कि मुफ्त में लोगों को वकील प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग बीपीएल कैटेगरी से आते हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वकील, उनको फ्री में वकील प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसके भी चैलेंजेस हैं। जो फ्री का वकील है वो ढंग से काम नहीं करता है, वो सिर्फ टालता रहता है पार्टीज को। तो बेसिकली कई सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमें इंप्रूव करने पड़ेंगे। 20-20 साल से 10 साल से लोगों के केस लटके हुए हैं, कई सारे पेंडिंग केसेस हैं, बर्डन है काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी के ऊपर। तो ये सब था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऑफ इंडियन जुडिशरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।